गुड मॉर्निंग पीपल, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग मिले हैं टू डिस्कस ऑल द प्रीवियस पास्ट पेपर्स ओके ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज SYJC, एंड तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं वेरी सून ऑन 22nd। सो आई रियली होप, विश एंड प्रे कि हम जो कर रहे हैं और करने वाले उससे आपको थोड़ी सी हमारे साइड से मदद मिले। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। और हम लोग विल ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम पेपर्स जितना होता है उतना। सो विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विथ 2023 का पेपर। ओके, विल स्टार्ट फर्स्ट विथ 2023 का बोर्ड पेपर। यू डोंट हैव टू ओपन एनी पेपर्स और एनीथिंग। आपको सिर्फ एक बुक और पेन लेके बैठना है। हमारे पास यहाँ पे पेपर भी है, हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन भी है, एंड टू योर बेनिफिट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला शीट भी है जो लेक्चर के एंड में आपको दिखाया जाएगा, आपको भेजा भी जाएगा। So till that time you have to just tighten your seat belts and let's start with paper solving. So अभी है SYJC board papers. One more important information, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं that those are of March. So it is March 2023. Okay, हम लोग March 2023 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं. So let's start with it. अगर आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टी, एनीथिंग यू फेस, प्लीज ऑफ कोर्स आवर डोर्स आर ओपन, आवर साइट्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। लेट्स स्टार्ट। तो आपको बेसिक तो पता ही रहेगा कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 मीन्स मैथ्स 1, सेक्शन 2 मीन्स मैथ्स 2, बोथ कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स ईच। ओके, आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स 2 का पेपर सॉल्विंग। सो सेक्शन 2 इज प्योरली मैथ्स 2. Now the beautiful part about this every practical subject is that कि बोर्ड ने हमको ये फैसिलिटी दी है कि हम यहाँ पे 40 मार्क्स जो मेरा पेपर है मैथ्स 1 और 2 एनीथिंग, उसमें से 16 मार्क्स आर ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. So just see कि आपके पास 16 मार्क्स ऑन 40 इंटू 100 अगर आप करते हो, दैट इज 40% ऑफ द पेपर. 40% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. सो टू रिमेंबर, आपको जितना हो सकता है उतना ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न. डेफिनेटली यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जैसे जैसे हम सम भी करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता जाएगा. यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच. ओके, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज. नाउ रिमेंबर, ये कौन सा चैप्टर है? दिस इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. उसमें बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, दिस इज द चैप्टर फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज. सो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज सम ड्यू कॉल्ड एज? ऑफ कोर्स इट इज नोन एज फेस वैल्यू, दैट इज A. Now also you have to remember this thing, and when I say remember, you have to remember it very carefully. यहाँ पे अगर तुम देखोगे, देखो, the sum due is also called as the face value. It is written over here, it is face value. This is the answer part. Okay. Now जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो आपको सपोजिंगली हमने अभी जो अटेम्प्ट किया है, दैट इज हमने जो अभी अटेम्प्ट किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A, उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन. So I'll be writing over here question number 4A, उसका first sub question, exactly how it is written. You have to remember exactly how it is written. Question number 4 के बाद डॉट है, तो it is advisable कि आप ना अपना कोई यहाँ पे आर्ट फॉर्म यूज ना करते हुए ऐसे ही लिखो जैसा उन्होंने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 4, it is A. This is my advice, of course it may differ. ये मेरी एडवाइस है. क्वेश्चन नंबर 4A, उसका हमको चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4A, उसका फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज फर्स्ट. अभी उसका आंसर क्या है? अगर तुमको आंसर लिखना है तो तुम जो आंसर है उसका, यहाँ पे अगर मेरा आंसर है A, ओवर हियर माय आंसर इज A, सो यू हैव टू राइट दैट कि हमको पता चला है भाई ये फर्स्ट है, उसमें इट इज A, एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर. आपको ऑप्शन का नंबर भी लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आप ये नहीं लिखते हो तो देयर इज अ ह्यूज चांस आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. सो प्लीज अवॉइड डूइंग इट. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अवॉइड डूइंग इट. चल अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं. Dash is a series of cash flow over a limited period of time. Cash flow, what is limited period of time? मतलब मेरे पास cash flow आ ही रहा है. It is a series of cash flow over a limited period of time. What is it? It is annuity. Okay. Third part, B by X. Now what is B by X? B by X question is from linear regression. वो वाला chapter से तुम्हारा question है. B by X का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले Y है, उसके बाद X है, तो हम क्या लिखेंगे? Regression coefficient of y on x, regression coefficient of x on y, correlation coefficient, covariance. Now तुमको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है regression. So this is regression coefficient of what? यहाँ पे yx लिखा है, so it is y on x. So byx का आंसर है A. That is third का आंसर है A. Okay. Question number 4. उन्होंने बोला है the complicated but efficient method of measuring trend of time series is. कॉम्प्लिकेटेड है पर एफिशिएंट है, ऐसा कौन सा मेथड है? अगर आपको पता रहेगा, सो हमने जो सीखा है उसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है, हमने सीखा है उसमें ग्राफिकल मेथड है, हमने सीखा है उसमें मूविंग एवरेज का मेथड है, बट सबसे कॉम्प्लिकेटेड सारे बच्चों को जो लगता है वो है लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड. सो इट गोज विदाउट से दिस इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. ओके. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड. अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय quantity index number by weighted aggregate method is given by. Since it is weighted aggregate, अगर आप options देखोगे आपको हर जगह WW दिखेगा ही दिखेगा. Now you have to be very careful, हाँ, क्योंकि तुमको confuse करने का full chance है, वो लोग confuse करेंगे ही. आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप ये ऐसा कोई चीज पढ़ते हो तभी सिंगल ये वाला नहीं चलेगा. ऊपर भी मेरे को समेशन का साइन चाहिए, नीचे भी मेरे को समेशन का साइन चाहिए, तो ही इट इज गोइंग टू वर्क. ओके. नाउ कौन सा वाला इज माई आंसर? इट इज डी. Q1W अपॉन Q0W मल्टीप्लाइड बाय 100. दोनों जगह पे ऊपर और नीचे समेशन की साइन है. सो माई फिफ्थ का आंसर इज डी, दैट इज Q1W अपॉन Q0W मल्टीप्लाइड बाय 100. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6. इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर 0, 0, 3, 0, 2, 1 एंड 0, 7/3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है आपको जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आपको x और y में सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो तुम्हारा हाईएस्ट आंसर आएगा वो हमारा मैक्सिमम आंसर हो जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज डैश. अभी कैसे हम प्रोसीड करेंगे? द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन. सो आपको सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट जितना हो सके आप फटाफट 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 करोगे. ओके. यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम की मारामारी हो सकती है कि यार हम कैसे सॉल्व करें, यू नो वी हैव लैक ऑफ टाइम, दिस दैट. सो योर कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट. सो टू रिमेंबर दैट थिंग. यहाँ पे उन्होंने बोला द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन. हमको कॉर्नर पॉइंट्स पता है, सो हम पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे. तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे है, इट इज 0, 0, 3, 0, 2, 1. इट इज 0, 0, 3, 0, 2, 1 and the last corner point is 0, 7/3. These are the corner points. अभी आगे उन्होंने हमको क्या बोला है? z is equal to 4x plus 5y. तो z is equal to 4x plus 5y. आपको क्या करना है? ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके लिए मैं यहाँ पे सब डिटेल में लिख रही हूँ. बट वेन यू आर इन योर एग्जामिनेशन देयर इज नो नीड टू राइट इट ऑल इन डिटेल. आप फटाफट रफ वर्क में जाओ, जितना हो सकता है उतना जल्दी करो. ओके. यहाँ पे अगेन आई विल बी राइटिंग 0, 0, 3, 0, 2, 1, 0, 7/3. वंस दिस इज डन आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बट तुमको भी पता है अगर मैं 0 किसी में भी डाल रही हूँ, दोनों मेरे जो पॉइंट्स इट इज 0 ओनली, तो मेरा फाइनल आंसर 0 ही आने वाला है. तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. यू हैव टू बी स्मार्ट. यहाँ पे अगेन आई विल बी राइटिंग 4 into 3 plus 5 multiplied by 0. So 4 3s it is 12. Proceeding, यहाँ पे it is 4 into 2 plus 5 into 1. So it is 4 2s 8 plus 5. यहाँ पे आंसर है 13. एंड यहाँ पे है 4 multiplied by 0 plus 5 into 7/3 which is 0
प्लस 35/3 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, तो 0 प्लस 35/3 is 35/3, which is equal to 3 1s are 3, 3 1s are 3, something something. So I know I don't have to calculate something something. I have been asked maximum value, right? मुझे यहाँ पे maximum value पूछी है, आपको maximum value पता चल गए, which is 13. Just mark your answers. Don't waste your time. That is B, which is 13. I hope I'm very clear with this part. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. प्लीज डोंट राइट द रीजन कि क्यों ये फॉल्स है, क्यों ये ट्रू है. पूछा नहीं है तो नो नीड टू राइट. द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट. नो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स. इट इज नॉट कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट. लास्ट पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर्स क्वांटिटीज एज वेट. तुमको पता है नहीं है, पर पता होना चाहिए तुमको. अगर मैं लास्ट पेरे का फॉर्मूला लिखती हूं, इट इज P01L विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो आर यू सीइंग ओवर हियर, यहाँ पे जो मेरा क्वांटिटी का इस्तेमाल किया हुआ है, इट इज नॉट करंट ईयर, इट इज बेस ईयर. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Proceeding, in an assignment problem, if the number of columns is greater than the number of rows, then a dummy column is added. How is it possible? अगर मेरा कॉलम ज्यादा है, रोज कम है, तो फिर रोज ऐड होना चाहिए ना, कॉलम्स तो ऐड होना ही नहीं चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, आई बिलीव आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट. एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो. नाउ द सी पार्ट, fill in the blanks. उन्होंने बोला है the date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as. यहाँ पे तुमको हिंट ही दे दिया है कि लीगली अलाउड है भाई टू पे द अमाउंट. इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट. ठीक है, आगे. वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय. वॉल्श का प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे दिया जाता है, तुमको फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए. इट इज समेशन ऑफ P1. I'll be writing it on a blank page. So Walsh price index number is given by summation of P1 under root of Q0 Q1 upon summation of P0 under root of Q0 Q1 multiplied by 100. दिस इज द फॉर्मूला. तुमको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला. सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई सेड, लेक्चर के एंड में तुमको फॉर्मूला का पूरा शीट दिया जाएगा. सो यू नो इट इज एडेड एडवांटेज टू यू ऑल. सो आई बिलीव एंड होप तुम एंड तक ये वीडियो देखोगे. ओके, चलो प्रोसीडिंग. यहां पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5A, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच. यहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन है. दिस इज 6 मार्क्स. आपको जो लग रहा है कि हाँ भाई इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं या इसको मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, जो फास्ट आपसे हो सकता है, वो आंसर आपको जितना हो सकता है उतना जल्दी करते जाना है, करते जाना. यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट वेस्ट टाइम. क्योंकि वी आर डूइंग रिविजन, आई विल बी अटेम्प्टिंग ऑल ऑफ द three questions. An agent places an insurance for 4 lakh on life of a person. Premium is to be paid annually at the rate of rupees 35 per thousand per annum. Find the agent's commission at the rate of 15% on the premium. It is, of course, it is normal. आपको पता होना चाहिए commission always goes on premium. Just to give you a gist, insurance के chapter से है, that is chapter number 3. यहाँ पे this is 5th A का first. So question number 5A, उसका फर्स्ट क्वेश्चन. उसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमको उन्होंने बोला हुआ है. यहां पे मैं तुमको सिर्फ एक जिस्ट बता रही हूं कि कैसे वर्क करता है. सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके बाद आता है पॉलिसी वैल्यू, या तो उसका दूसरा नाम है इंश्योर्ड वैल्यू. उसके बाद आता है प्रीमियम अमाउंट, एंड उसके बाद आता है कमीशन अमाउंट. ओके, अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको एक हायरार्की मैंने बताई हुई है. यहां पे मेरा जो पॉलिसी वैल्यू है, इट गोज ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब कुछ परसेंटेज. प्रीमियम
is a percent of policy and commission is a percent of premium. अभी हमको यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, एजेंट प्लेसेस एन इंश्योरेंस फॉर ₹4 लाख, तो हमको उन्होंने इंश्योरेंस का वैल्यू दे दिया है. तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने के लिए जाते हैं, oh I'm so sorry, I just skipped the C का थर्ड पार्ट ऑल्सो, I'm so sorry. उन्होंने बोला है ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन x is greater than or equal to 0, y is less than or equal to 0 lies in which quadrant. x greater than or equal to 0, y less than equal to 0. अगर तुमको पता चल गया ऑटोमेटिकली तो इट इज वेरी गुड, उससे पता चलता है कि तुमने काफी प्रैक्टिस किया हुआ है. अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है x is greater than or equal to 0, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कोई भी एक वैल्यू ले लो. सपोजिंगली मैंने x की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, कोई भी एक वैल्यू ले लो. सपोजिंगली मैंने लिया -2. अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहती हूँ तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा 1, और y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 मतलब ये वाले पार्ट में आएगा. सो विच इज दिस क्वाड्रेंट कॉल्ड एज, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, चलो प्रोसीडिंग टू द नॉर्मल सम विच वी वर डूइंग अर्लियर. बोला है एजेंट प्लेसेस एन इंश्योरेंस फॉर ₹4 लाख. अभी हम इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द आंसर. क्या लिखा है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹4 लाख, जो हमको पता है. रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹35 पर 1000 पर एनम. प्रीमियम का रेट है ₹35 पर 1000 पर एनम. सो देयरफॉर मेरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, 35 अपॉन 1000 करना है मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख. इसका मतलब क्या होता है, अगर तुमको समझ रहा है तो फिर इट इज गुड, बट अगर कोई कंफ्यूजन है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं 35 रुपीज का प्रीमियम भरूंगी ऑन अ पॉलिसी अमाउंट ऑफ ₹1000. तो अगर मेरा पॉलिसी 4 लाख रुपए का है तो मैं कितना प्रीमियम भरूंगी, इसीलिए हम करते हैं 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 lakhs अपॉन 1000, and that is how we reach this part. Okay, so we have got the answer of 14,000 rupees. This is the premium amount. This is what I will be paying. This is the premium amount. What is the rate of commission? 15%. As I said it over here, प्रीमियम एंड कमीशन, तो कमीशन किसके ऊपर जाता है, प्रीमियम अमाउंट के ऊपर जाता है. हमको कितना बोला है कि भाई 15% का वो बंदा कमीशन चार्ज करने वाला है, तो हमारे पास प्रीमियम कितना है, 14,000 रुपीज. सो 14,000 इज द प्रीमियम, उसके ऊपर 15% का कमीशन आई विल बी कैलकुलेटिंग. 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 100, ये 2 0 कट, इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाय 15. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2100. दिस इज द कमीशन अमाउंट. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट. कोई भी डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम होगा सो प्लीज 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 लेट अस नो. ओके, चलो प्रोसीड करते हैं आगे, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन हमको उन्होंने बोला हुआ है, फॉर अ बाईवेरिएट डेटा summation of x minus x bar the whole square is 1200, y minus y bar the whole square 300, x minus x bar y minus y bar is minus 250. Find byx bxy correlation coefficient between x and y. correlation coefficient का मतलब क्या होता है, हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला चीज उन्होंने जो भी हमको दे दिया है वो सब हमको अच्छे से यहाँ पे लिख देना है. कम वॉट में ऑलवेज राइट वॉट दे हैव गिवन, ताकि एटलीस्ट तुमको समझ आएगा कि ओके दिस इज द डेटा. सो हमको उन्होंने क्या दिया हुआ है, इट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, उसका आंसर है मेरे पास 1200. उसके बाद उन्होंने दिया है समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज 300. उसके बाद उन्होंने हमको दिया है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू -250. हमको क्या बोला है, तुम क्या फाइंड करो, byx bxy, तो हम हेडिंग देंगे byx. अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे byx, वेरी सिंपल फॉर्मूला. स्टार्टिंग आएगा समेशन ऑफ
x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन, यहां पे क्योंकि x है तो आप नीचे लिखोगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, इज इक्वल टू summation of x minus x bar y minus y bar is minus 250 upon x minus x bar the whole square का आंसर है 1200। इसको आप कट करोगे, इट इज माइनस 25 अपॉन 120 माइनस 5 अपॉन 24। यू नॉट, प्लीज 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 अवॉइड करो डेसिमल में लाना, लाते हो तो कोई गलत बात नहीं है, बट you know it does not make any sense right now to convert it into decimal, so it's okay, you leave it over here, चलता है। now bxy, so यहाँ पे हम लिखेंगे bxy, again we'll be writing the formula, don't forget to write the formula, तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे, upon summation of y minus y bar the whole square, x minus x bar y minus y bar का आंसर है minus 250, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का आंसर है 300, कट किया माइनस 25 अपॉन 30 माइनस 5 अपॉन 6, ये मेरे को क्या मिला bxy। हमको क्या पूछा है अभी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब क्या होता है, इट इज r, सो r हम कैसे ढूंढेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज माय c पार्ट, ये मेरा c पार्ट है, ये मेरा b पार्ट था और ये मेरा a पार्ट। कैसे ढूंढेंगे r, सो इट इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई। प्लस और माइनस क्यों लिखा है, जो मेरी बी एक्स वाई की साइन है, जो मेरी बी वाई एक्स की साइन है, वही दोनों की साइन r को ही लगेगी। अभी देयर आर किड्स हु विल बी आस्किंग कि मैम दोनों का ऑपोजिट साइन होगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, एक का साइन नेगेटिव है तो दूसरे का साइन भी नेगेटिव होगा, एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का साइन भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों को ऑपोजिट साइंस आ रहे, सो देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। यहाँ पे मेरे पास बी वाई एक्स की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 24, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और माइनस, माइनस 5 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, अभी तुमको नॉर्मल समझ जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आएगा इट इज 25 अपॉन, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 144। अभी हम लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 12, मैम क्यों माइनस लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, thus r is also negative, ठीक है, so therefore मुझे मिल गई r की वैल्यू। now you have to convert r का वैल्यू into decimal, yes this you have to do, so 12 zeros are 0, अगर हम 5 upon 12 लिखते हैं 12 4 are 48, 2 बचा 12 ones are 12, 80, 12 6 are 72, r is equal to negative 0.42. It is highly recommended and advisable कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, ये अच्छा होता है, ओके। बी वाई एक्स वाई को कन्वर्ट नहीं करोगे इनटू डेसिमल, इट्स ओके, बट इसको नहीं करोगे तो देयर इज अ चांस, द स्लाइटेस्ट चांस कि यस देयर इज अ चांस they might deduct your marks, so on a safer side please कर लो। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज ग्रॉस कैपिटल इंफॉर्मेशन इन क्रोर्स फॉर इयर्स 1966 टू 1975, ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग वैल्यूज। हमको 5 ईयरली मूविंग वैल्यूज से ये ट्रेंड वैल्यूज निकालना है। अभी तुमको पता होता है कि 5 ईयरली, 3 ईयरली एंड 4 ईयरली, ऐसा 3 चीजें हमको सिखाई गई है इन द चैप्टर ऑफ टाइम सीरीज, ओके। Also there are 3 methods. First is graphical method, the second is ये वाला method that is moving average method, and the third is method of least squares, okay. यहाँ पे उन्होंने पूछा है following table shows gross capital information for the years 1966 to 1975। हमको years दिया हुआ है, gross capital का information दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए जब भी 5 ईयरली होता है या 3 ईयरली होता है तभी हम जो सॉल्व करते हैं, there are 2 additional columns which we are supposed to prepare. First is 5 yearly moving total and the second column which we prepare is 5 yearly moving average.
सो आपको याद होना चाहिए. ओके चल अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. तो द वेरी फर्स्ट कॉलम जो हम बनाने वाले हैं दैट इज 1966, 1967, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. So I'll be writing over here years. मैं यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल कर रही हूँ. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज मार्जिन इन योर एग्जाम. यहाँ पे years लिखो प्लीज. years है 1966 से लेके 1975. So 1966, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 and 75. The next column it is said gross capital information. तो हम यहाँ पे लिखेंगे gross capital information. ठीक है. gross capital information, the values are 20, 25, 25, 30, 35, 30, 45, 40, 55 and 65. ओके अभी उसके बाद उन्होंने क्या बोला है obtain trend values using 5 yearly moving values. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 yearly moving total. अभी बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रही हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि मैम हमको ना ऊपर कितना लाइंस छोड़ना है कि जब भी हम टोटल निकाल रहे हैं. ओके अगर आपने देखा रहेगा व्हेन द सम्स यू हैड सॉल्व्ड इट तब भी देयर वर सर्टेन गैप्स ऊपर और नीचे. तो मैम कितना छोड़ना है. तो मैं ना एक ट्रिक आई वुड से दैट इज व्हाट आई यूज इज वॉट जो भी तुम्हारे पास ईयर्स है 5 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वॉट एवर इट इज हम क्या करते हैं जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2.5. तो इसका मतलब यू हैव टू इग्नोर 0.5 जो आपका प्रीवियस वैल्यू है डेसिमल का दैट इज 2. सो आपको 2 लाइन्स लीव करना है. आपको 2 लाइन्स लीव करना है फ्रॉम द अबव ऑल्सो and from the below also. This is a trick, this is my trick. Okay, so to remember how to leave certain lines. So 5 जो भी आपके पास yours है उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे. जो भी आपको आंसर मिल रहा है डेसिमल को इग्नोर करो. जो आपको आंसर मिला 2 तो आप ऊपर से 2 लाइन छोड़ दोगे नीचे से 2 लाइन छोड़ दोगे. Now it becomes very much simple. What are you supposed to do? 5 ईयरली मूविंग टोटल आपको 1 2 3 4 5 इसका टोटल निकालना है. तो 5 3 15, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13. इट इज 135. आई होप आई एम बिकमिंग वेरी क्लियर ओवर हियर. एक बार आपका ये हो जाता है बाद में आपको क्या करना है आपको इसको इग्नोर करना है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ये साल का टोटल लेना है. तो आप इसका टोटल लोगे. अगेन इट इज 5 3 15. यहाँ पे 2 + 2 is 4 + 6 is 10 11 12 13. अगेन इट इज 1 3. ओके लेट मी रीचेक. 5 10 15 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सॉरी इट इज 145. ठीक है. वंस दिस इज डन ये हो जाने के बाद इग्नोर द नेक्स्ट पार्ट. आपको वापस 5 साल का टोटल लेना है. अगेन इट इज 5 3 15 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो यहाँ पे आएगा 165. एक बार ये हो गया. अगेन आपको इसको इग्नोर करना है 1 2 3 4 5. अभी यहाँ पे मैं जो रेड पेन से दिखा रही हूँ वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जाम में ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू डू इट विद पेन. पेंसिल से कर सकते हो. करने के बाद इरेज कर दो बट इट हैज टू बी वेरी लाइट. ओके यहाँ पे 5 + 5 is 10 3 3 9 10 14 15 16 17 18. So it is 180. Once this is done again you have to delete this. delete as in eradicate. फिलहाल के लिए टेम्पररीज को ओवरलुक कर दो. यहाँ पे अगेन हमारे पास टोटल है तो 5 3 15 3 3 6 10 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर पॉसिबल हो सकता है तो प्लीज एक बार रीचेक करो, क्योंकि एक गलती एंड योर मार्क्स आर गॉन, यू नो। 3, 3, 6, 10, 14, 19, 20। ओके, नाउ डिलीटिंग दिस, ओवरलुकिंग दिस टेम्परेरीली, इसका हम टोटल लेंगे। 5 3 15, 4 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 plus 6 234 हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट कॉलम 5 yearly मूविंग एवरेज, ब्रैकेट में तुम लिखोगे ट्रेंड वैल्यूज, ये लिखना जरूरी है। क्या करना है, अगेन ऊपर से दो नीचे से दो। अभी कैसे पता चलेगा व्हाट आर दीज आंसर्स? आपको क्या करना है, जो भी आंसर मिला आपको डिवाइड बाय 5 करते जाना। अभी अगेन ये जो ग्रीन कलर में मैं लिख रही हूँ, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो 5 2s are 10, 27, 5 2s are 10, 29, 5 3s are 15, एक बचा, 5 3s are 50, 5 3s are 15, 4 बचा, 15, 16 17 18, 3 बचा, 6 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 7s are. So these are my trend values and I am done with the sum. I hope सबको समझा है मैंने यहाँ पे क्या किया है। Everyone is very clear with this part, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। आपको चाहिए, so we can also check with the answers। 27 29 33, 27 29 33, 36 41 47, 36 41 47, ओके। चलो प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बी। यहाँ पे बोला है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इट इज 4 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। हमको बोला है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, सब्जेक्ट टू दीज आर द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं सबको बोलती हूँ कि ये जो दो कंस्ट्रेंट्स है, ये वाले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दीज आर नोन एज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। मैम क्या इसको टच करना है क्या? नो, दीज आर डू नॉट टच मी, दीज आर डू नॉट टच मी पीपल, इसको आपको टच नहीं करना है, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, वही इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ओके। नाउ हाउ डू आई सॉल्व एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैक्सिमाइजेशन? पहले आप लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हमको इनइक्वालिटी दी हुई है यहाँ पे 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, सो 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 इज माई इनइक्वालिटी। तो मेरी इक्वालिटी क्या होगी? माई इक्वालिटी या माई इक्वेशन वुड बी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 विच इज राइट रिटर्न ओवर हियर। अभी हमको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब भी मेरी x की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाती है, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y is equal to 12, y is equal to 6. So my a coordinate becomes 0,6, which is exactly what I've got over here. ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी when y is equal to 0। जब भी मुझे y is equal to 0 का आंसर मिलता है तो it is 3x plus 2 into 0 is equal to 12, 3x is equal to 12, x is equal to 4। आपको b coordinate क्या मिलेगा? 4,0, which is exactly what is written over here। अब उन्होंने एक टैबुलर फॉर्म बता दिया है, they have not written this part, it's okay, it is your call। आपको लिखना है well and good, नहीं लिखना है तुमको डायरेक्टली समझ आ रहा है, it's okay, totally fine। on similar line से आपको नेक्स्ट वाला पार्ट भी सॉल्व करना है, that is x plus y greater than or equal to 4। so in equation x plus y greater than or equal to 4, x plus y greater than or equal to 4, मेरा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब भी x की वैल्यू अगेन इट इज 0, जब भी मेरी x की वैल्यू 0 होती है तभी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। सो माई c कोऑर्डिनेट इज 0,4।
और जब भी मेरा y का वैल्यू 0 होता है तभी मेरी x की वैल्यू 4 हो जाएगी. सो माई d कोऑर्डिनेट इज 4,0. a मिला, b मिला, c मिला, d मिला. देखो यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे 0,6 इज a, 4,0 इज b, 0,4 इज c एंड 4,0 इज d. ठीक है. नाउ वंस दिस इज डन, अभी आप क्या करोगे, अभी आपको करना है यहाँ पे डायग्राम को सॉल्व. कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे उन्होंने हमको एक्सिस बना के दिया हुआ है. अगर आप अच्छे से देखोगे व्हेन आई मेक द एक्सिस, दिस इज बी का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. मैं यहाँ पे अपने आसानी के लिए आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स. ए इज 0,6, बी इज 4,0, सी इज 0,4, अगेन डी इज 4,0. अभी क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे x का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज 4 और y का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज 6. हमको यहाँ पे बनाना है एक ग्राफ. आपको याद रखना है ग्राफ बनाते वक्त द बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, नाम दो लाइन को. जब भी आप यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हो, याद रखो कि वैल्यूज का जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज 1, okay. This is 1, this is 2, 3. क्योंकि मुझे पता है x में सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है, इसलिए मैंने इससे ज्यादा लिया नहीं है. It is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I'll be writing over here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे मैं लिखूंगी 0. ठीक है. यहाँ पे आपको लिख देना है स्केल. मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो आई वुड बी राइटिंग ओवर हियर 1 unit is equal to 2 centimeter on both axis. ठीक है. अभी मेरा a कोऑर्डिनेट है 0,6 तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर 0,6. माई b कोऑर्डिनेट इज 4,0. आई विल बी राइटिंग ओवर हियर 4,0. ये दोनों लाइंस जो भी है इसको मेरे को ज्वाइन करना है. आई विल बी ज्वाइनिंग दीज टू लाइंस, सॉरी दीज टू पॉइंट्स. Once I join these 2 points, remember आपको क्या करना है, जो आपके इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 12 वो आप यहाँ पे लिखोगे. 3x plus 2y is equal to 12. Do not forget 3x plus 2y is equal to 12. Do not forget, do not forget, do not forget. ठीक है. अभी आते हैं, हमको feasible region चाहिए. तो since हमको feasible region चाहिए तो हमको ये जानना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसका फीजिबिलिटी, सिर्फ ये लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन का रेंज कहां तक है हमको कैसे पता चलेगा. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास इन इक्वेशन है 3x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 12. मैं इन इक्वेशन लिख रही हूं 3x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 12. आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आप 0 सब्सटीट्यूट करो. कि मैम क्या ये आपको दिखाना है क्या एग्जाम में? नहीं, दिखाना नहीं है. आपको सिर्फ अपने मन में करना है, तो मन में पेंसिल से करना है तो पेंसिल से. यहाँ पे आप लिखोगे 0 लेस देन और इक्वल टू 12. बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ लेफ्ट में 0 डालना है, 0 ही डालना है और कोई वैल्यू डालना है नहीं, सिर्फ 0. अभी आपको ये पूछना है क्या ये सही है, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, क्या ये सही है? यस, सही है. अगर आपका सही आंसर आता है तो आप ऐसे स्मॉल लाइंस ड्रॉ करोगे जो ओरिजिन को फेस करेंगे. ओरिजिन मतलब जो 0 को फेस करेंगे. देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन. समझा या नहीं समझा? कोई डाउट है? ठीक है. वंस दिस इज डन, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाएंगे. मेरा जो सी
coordinate है, my C coordinate is 0,4. So I'll be writing over here C, which is 0,4, and then I'll be writing D. D का coordinate is 4,0. ऑलरेडी हमने एक बार मार्क कर दिया है, तो वापस उसके ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है. ये दोनों को अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. Once this is done, again you have to write the equation, not the inequation. You have to write the equation x plus y is equal to 4. हम यहाँ पे लिखेंगे x plus y is equal to 4. Once this is done, again आपको क्या करना है, आपको inequation लिखना है, तो आप प्लीज inequation लिखो. या आपको वर्किंग में करना है x plus y greater than or equal to 12. x plus y greater than or equal to 4, not 12. Greater than or equal to 4. अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप पूरा 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, बाकी कोई चेंज नहीं. आस्क, क्या ये सही है? 0 की वैल्यू 4 से बड़ी है, क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट. सिंस ये सही नहीं है, सो देयरफॉर मैं ये जो छोटे लाइंस ड्रॉ करूंगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अवे मतलब ओरिजिन को फेस नहीं करेंगे, मुंह घुमा देंगे वो लोग. ठीक है, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि मैम फीजिबल रीजन कौन सा रहेगा. तो यहाँ पे शेड कहाँ करना है, तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना है. ठीक है, इट मे बी बाउंडेड, इट मे बी अनबाउंडेड, मतलब बाउंड्री हो सकती है या तो फिर खुला भी हो सकता है, जहां पे सारे लाइंस मिल रहे हैं. तो आप देखो यहाँ पे ये लाइन अंदर की ओर आ रही है, यहाँ पे ये लाइन बाहर की ओर जा रही है. सो दिस बिकम्स माई फीजिबल एरिया, दिस इज माई फीजिबल रीजन. ठीक है, यही चीज उन्होंने यहां पे कर दी है. देखो यही हमको मिला. अभी क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ वाला सेक्शन था, क्योंकि तुमको अच्छे से समझ आए तो मैंने अलग से ड्रॉ किया. शेडेड पोर्शन ए बी सी इज द फीजिबल रीजन. आप देखो यहाँ पे उन्होंने नाम दिया ए, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है बी, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है सी. सो शेडेड पोर्शन ए बी सी. अभी मेरा अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो मेरा नाम चेंज हो रहा है. इट इज बी डी सी एंड ए. अभी इट इज माई कॉल, मैं यहां पे ऐसा लिख सकती हूं. यहां पे आई विल बी राइटिंग शेडेड पोर्शन, आई विल बी राइटिंग बी सी ए या तो बी ए सी. शेडेड पोर्शन बी सी ए इज द फीजिबल रीजन, इज the feasible region. This is what I will be writing over here. This entire part is your working. ठीक है, यहां पे से वापस सोल्यूशन चालू हो जाएगा. उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y. सो हमने लिखा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y. अभी आपको क्या करना है, यहां पे हमने लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y. ठीक है, अभी हमको यहां पे क्या करना है, z एट, सो हम लिखेंगे therefore. अभी देखो उन्होंने ना यहां पे हमको दिया हुआ है z एट a, z एट b और z एट c. ऑन सिमिलर लाइंस हम यहां पे लिखेंगे z एट b, z एट c, z एट a. b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सो b के कोऑर्डिनेट्स है 4,0, सो विच इज 4,0. c के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, इट इज 0,4, तो यहाँ पे 0,4. a के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, इट इज 0,6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0,6. क्या करना है आपको, ये z में इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है. तो जब भी मैं सब्सटीट्यूट करती हूं तो इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 36. क्योंकि मेरा सोल्यूशन मैक्सिमाइजेशन का है, सो दिस इज माय आंसर विच इज 36. सो यहाँ पे z एज द मैक्सिमम वैल्यू है 36. हमको लिखना है z एज द मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू 36 एट कौन से पॉइंट पे आ रहा है, एट a विच इज 0,6.
So z is maximum when x is 0 and y is 6. ठीक है, आई होप दिस एंटायर क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। 4 मार्क में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, यू नो, इट इज लॉन्ग, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स, सो देयरफॉर the chances of this coming into the exam increases. So please properly समझ के लेना, कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, we are here. चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, moving forward to the next question. यहाँ पे बोला है a marketing manager has a list of salesmen and territories. Considering the traveling cost of the salesman and the nature of the territory, marketing manager estimates the total cost per month. You have to remember it is cost. Cost है मतलब minimum. ओके अगर प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम का प्रॉब्लम है ये, सो वो लोग डायरेक्टली नहीं देंगे, तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स कि भाई ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। इन 1000 रुपीज फॉर ईच सेल्समैन इन ईच टेरिटरी, सपोज दीज अमाउंट्स आर एज फॉलोज, ये हमको दे दिया है, ये सारे अमाउंट्स है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू टेरिटरीज दैट विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट। क्या करेंगे, अभी आपको जो दिख रहा है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे पास जितने रोज है उतने मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए। रोज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल हो, ये हॉरिजॉन्टल। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल हो। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे और इन ऑल द असाइनमेंट प्रॉब्लम द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्या मेरे रोज और मेरे कॉलम्स, उसके जो नंबर है क्या वो इक्वल है। नंबर एज ए नॉट द नंबर विच आर देयर इन द टेबल। अगर 4 रो है तो 4 ही कॉलम है क्या, 5 रो है तो 5 ही कॉलम है क्या। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1 2 3 4 and 5, so there are 5 columns. If you see 1 2 3 4, there are 4 rows, so are they equal? No, they're not. So हम क्या ऐड करेंगे, हम +1 रो को ऐड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डमी रो। वो मेरा डमी रो है, और रो में कौन है, सेल्समैन है, तो हम बोलेंगे कि भाई हम लोग एक डमी रो या डमी सेल्समैन ऐड कर रहे हैं जिसके सारे वैल्यू 0 होंगे। क्यों ऐसा, ताकि मेरा रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए। 4 रोज 5 रोज तो 4 या 5 कॉलम, जितना रोज उतना कॉलम्स। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है टेरिटरीज। अगर आप अच्छे से देखोगे, वी हैव बीन गिवन टेरिटरीज। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट स्टेप हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज सेकेंड, हम यहां पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, thus we shall be adding a dummy row as salesman E with all its values equal to 0. सारे वैल्यूज उसके 0 होंगे। हमने यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो हमने सारे यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। अभी मेरा सम प्रॉपर हो सकता है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मेरा नेक्स्ट स्टेप पे रहेगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लाइंस, सॉरी, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वंस दिस इज डन, अभी हमको हर एक रो देखना है, हर एक रो में से छोटा नंबर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रो में मेरा छोटा नंबर है 11, सेकेंड रो में मेरा छोटा नंबर है 7, थर्ड रो में मेरा छोटा नंबर है 6, फोर्थ रो में मेरा छोटा नंबर है 11, और फिफ्थ रो की तो बात ही जान दो। तो अभी क्या करना है आपको, हर एक वैल्यू को आपको ये छोटा नंबर या हर एक वैल्यू में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है फॉर एवरी रो। सो यहाँ पे ए, आप देखोगे यहाँ पे ए, सो आपने 11 - 11 किया 0 आया, 16 - 11 किया 5 आया, 18 - 11 किया 7 आया, 15 - 11 किया 4 आया, 15 - 11 किया 4 आया। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। सेम गोज फॉर द सेकेंड रो। मैम क्या ये कॉलम में करना है, नहीं, कॉलम में नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, कॉलम में नहीं करना है अभी के लिए, मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रोज और कॉलम्स इक्वल है, वेल एंड गुड, नहीं है तो डमी कॉलम या डमी रो जो भी कम है वो ऐड करो। सेकेंड स्टेप का नाम है रो मिनिमा।
रो मिनिमा का मतलब क्या होता है? रो मिनिमा का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू आपको लेनी है और हर एक नंबर में से वो छोटा वैल्यू को माइनस करना है। क्योंकि उसका नाम ही रो मिनिमा है इसलिए हम फोकस रो पे कर रहे हैं। सेकेंड इज 7, आप 7 में से 7 माइनस करोगे 0, 19 में से 7 माइनस करोगे 12, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6, 17 माइनस 7 10। थर्ड, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 6, तो 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 6 0, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8, 7 माइनस 6 is 1। 13 और 11 is the smallest number, 13 minus 11 2, 12 minus 11 1, 17 minus 11 6, 11 minus 11 0, 13 minus 11 2। लास्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी क्या देखोगे आप, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ आपको समझ आएगा। अब हर एक कॉलम की ओर नजर घुमाओ, हर एक कॉलम की ओर नजर घुमाओ, हर एक कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो तो है ही। तो रो मिनिमा के बाद मेरा क्या आंसर होता है? रो मिनिमा के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम मिनिमा। बट एम आई नीडेड ओवर, इज इट नीडेड ओवर योर टू डू कॉलम मिनिमा? नो, इट इज नॉट नीडेड। व्हाई इट इज नॉट नीडेड? बिकॉज यहाँ पे हर एक कॉलम में बच्चे लोग जीरो है ही, ठीक है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ कॉलम मिनिमा। तो हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे वंस योर रो मिनिमा इज डन, हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सिंस each column is having 0, thus we won't be drawing column minima। ठीक है, समझ गया तुमको? ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे my next step would be drawing of lines। जब हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे, अभी ड्राइंग ऑफ लाइंस के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे तुमको दिखाने के लिए वैल्यूज लिख रही हूं। 05744, 012 4610, 30881, 21602, ठीक है, अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे ड्राइंग ऑफ लाइंस करना है। अभी कैसे लाइंस ड्रॉ करोगे? सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको जितने भी जीरोस दिख रहे हैं उसको आपको कवर करना है। यूजिंग व्हाट? यूजिंग ईदर स्ट्रेट लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डायगोनल लाइंस आर नॉट अलाउड, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल करना है या तो फिर वर्टिकल करना है, ठीक है। अभी कैसे करोगे आप? सबसे ज्यादा जीरोस एक ही लाइन में अगर कवर हो रहे हैं तो वही आपको इस्तेमाल करना है। सबसे ज्यादा जीरोस आपको कवर करने एक लाइन में, ठीक है। अगर आप देखोगे नीचे देखो 5 जीरो है तो मैं एक लाइन में उसको कवर कर सकती हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, उसको मैं एक लाइन में कवर कर सकती हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 1 जीरो है, इसको मैं ऐसे भी कवर कर सकती हूँ। किसी किसी को ऐसे नहीं कवर करना है तो वो ऐसे भी कवर कर सकता है, देयर इज नो रूल। यहाँ पे 0 है, अगेन मैं ऐसे कवर कर रही हूँ। इट डिपेंड्स, मेरे को ऐसे करना है मैं ऐसा करूंगी, मेरे को ऐसा नहीं करना मैं ऐसा नहीं करूँ, इट डिपेंड्स। ओके, वंस दिस इज डन, इसके बाद अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे, वंस दिस इज डन, हम लोग के पास 4 लाइन्स है। सो नंबर ऑफ लाइन्स विच आई एम हैविंग इज 4, बट नंबर ऑफ मैट्रिक्स आई एम हैविंग इट इज 5। मैट्रिक्स मतलब कॉलम्स और रोज। मेरे पास कॉलम्स भी 5 है और रोज भी 5। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। अभी क्या करेंगे? तो मैम इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे हम लोग? इन व्हाट मैनर
आर वी सपोज टू मेक इट इक्वल? सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? आपको यहाँ पे जो अनकवर्ड एलिमेंट दिख रहा है, अनकवर्ड मतलब जो लाइन से कवर्ड नहीं है, एक्सक्यूज मी, जो अनकवर्ड एलिमेंट है जो आपके लाइन से कवर्ड नहीं है, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है आपको वो देखना है। सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे मैम इसका? तो हम क्या करेंगे, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम अदर uncovered elements and adding 4 to the intersection of lines। ठीक है, 4 को बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन समझता है, देखो ये वहां पे आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? और बाकी का क्या होगा मैम? जहां पे एक ही लाइन है, ये देखो, इसका कुछ नहीं होगा, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ इंटरसेक्शन में और जो अनकवर्ड है उसमें ही अफेक्ट आएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो 1 2 3 4 5 अगेन आई विल बी राइटिंग ओवर हियर 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा मेरा टेरिटरीज। उसके बाद हो जाएगा मेरा सेल्समैन, उसमें आएगा ए बी सी डी एंड ई। अभी सिंपल चीज है, जो सेम रहने वाले ना उसको जैसा है वैसा लिख दो। तो 0881 यहां पे आएगा 0881 1602 1602। अरे यार सॉरी, बी में आना चाहिए 1602। वन 602 0881 एंड यहां पे है 4 बार 0। ठीक है, अभी जाते हैं यहाँ पे भी दो सेम ही रहेगा, विच इज 0 एंड 0। अभी इंटरसेक्शन में है 3 2 एंड 0, सब में 4 को ऐड कर दो तो 3 + 4 becomes 7, 2 + 4 becomes 6, 0 + 4 becomes 4। और जो अनकवर्ड है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट तो 5 - 4 is 1, 7 - 4 is 3, 4 - 4 is 0 and 0। यहाँ पे 12 - 4 is 8, 4 - 4 is 0, 6 - 4 is 2 and यहाँ पे आएगा 6। This is how you are supposed to do। Once this is done, अभी उसके बाद आप क्या करोगे, वापस आपको क्या करना है, you have to draw the lines। Again the concept remains the same, सबसे ज्यादा zeros using सबसे minimum lines। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, ये हो जाने के बाद you can do it in this way। ये 3 0 एक से कवर हो गया, उसके बाद ये 2 0 एक से कवर हो गया, उसके बाद इसको चाहिए तो वर्टिकल कर सकते हो, नहीं चाहिए तो हॉरिजॉन्टल कर दो और ये कवर हो गया। सो अभी क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर 5 लाइंस। नाउ इफ यू सी द सॉल्यूशन एज वेल, अभी हम सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। वंस आई एम डन, ये मेरे को ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन एज इन मेरा नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, मेरा 5 लाइंस है, सो आई विल बी राइटिंग नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 5। अभी क्या करेंगे हम लोग, thus we can start the assignment। अभी क्या करना है आपको, जीरोस को लेना है, आपको असाइन करना है 0 1 3 0 0,
01300 08026 70881 61602 4 and these are the salesmen, these are the territories. It is 1 2 3 4 and 5. अभी आप क्या करोगे, अभी आपको करना है जीरो को असाइन करना है। अभी कैसे करना है ये चीज देखो, सबसे पहले स्टार्ट विद अ रो में आपको पहला 0 दिखा, डब्बा बना दो, बाकी सब 0 वही रो में कैंसिल, वही कॉलम में कैंसिल। सेकेंड रो पे आइए आप, सेकेंड रो में भी आपको 0 दिखा, डब्बा बनाओ, वही कॉलम या रो का 0 कैंसिल। थर्ड में डब्बा बनाओ, वही कॉलम या रो का 0 कैंसिल। फोर्थ में डब्बा बनाओ, ये कैंसिल, एंड दिस इज डन। हो गया सम। अभी आप देखोगे तो हर एक रो, हर एक कॉलम में एक एक तो बॉक्स बना हुआ है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। अभी क्या होता है, आई विल बी डूइंग एलोकेशन। सो मैं यहां पे लिखूंगी सेल्स मैन, यहां पे लिखूंगी मैं टेरिटरी, और उन्होंने हमको क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट पूछा हुआ है। सो हम यहां पे लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट इफ यू सी इट इज इन 1000 रुपीज, यहां पे लिखा हुआ है। सो हम यहां पे लिखेंगे इन 1000 रुपीज। सेल्समैन की अगर मैं बात करती हूं सो इट इज A B C D and E। ए सेल्समैन को फर्स्ट टेरिटरी मिली है, बी सेल्समैन को अगर आप देखोगे तो थर्ड टेरिटरी मिली हुई है, सी सेल्समैन को सेकंड टेरिटरी मिली हुई है, डी को फोर्थ मिली हुई है, और ई को फिफ्थ। ई को लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट इन द केस वे यू गो फ्लो में तो फिर इट्स ओके, आप लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटने वाले। नाउ यू हैव टू गो टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन में ए का फर्स्ट पार्ट देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट, तो ए का फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द वैल्यू 11, सो हैव टू राइट ओवर हियर 11। बी का थर्ड देखो, सो बी का थर्ड 11, आप यहां पे लिखोगे 11। उसके बाद सी का आप सेकंड देखोगे, सी का सेकंड देखो आप, इट इज 6, सो हम यहां पे लिखेंगे 6। डी का फोर्थ देखोगे तो डी का फोर्थ देखो, इट इज अगेन 11, एंड यहाँ पे तो 0 है। आपको इसको कैलकुलेट करना है, 6 7 8 9 1 2 3 39 यहाँ पे आएगा रुपीज, सो इट इज रुपीज 39,000। I hope all of you are very clear with this part. This sum is very important, LPP assignment. Now if you see very carefully, you will understand this one thing कि these are right now you might be feeling कि ma'am ये you know there are so many steps this that, but once you practice enough, and which I know for sure that you have practiced enough, so this becomes quite simpler when you do it, okay, often and often and often. सो डोंट वरी, तुम्हारे एग्जाम में यू एनालाइज कि कितना टाइम है तुम्हारे पास, कैन आई डू दिस सम, इज इट सिंपल, हैव आई डन इट बिफोर, सो डोंट वरी, तुमको समझ जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, सो नॉट सपोज टू वरी। चलो अभी नेक्स्ट सम पे जाएंगे। उन्होंने हमको बोला है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उनके पास ये फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अंडरस्टैंड, they have written it is probability distribution। x की वैल्यू दे दी है 1 2 3 4 5 6 7, p of x की वैल्यू दे दी है, हमको k ढूंढना है, p of x less than 3 ढूंढना है, p of x greater than 4। वेरी 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 सिंपल सम। मैम आपको तो लगेगा आप टीचर हो इसके लिए, नो, इट इज रियली वेरी सिंपल। बाय सबसे पहले तो उन्होंने हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि भाई ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, so can I say since they have given कि this is already in a probability distribution, तो can I say कि summation of p of x is equal to 1।
सबका प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर मैं लेने जाऊंगी तो उसका आंसर 1 आएगा। वाई मैम ऐसा है? क्योंकि उन्होंने हमको बोल दिया है कि इट इज ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पी ऑफ आई लिखा है, पी ऑफ एक्स लिखा तो चलेगा, चलेगा, नो इश्यूज। इसका मतलब क्या होगा, आप सब को ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप देखोगे सब वैल्यूज को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, के, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, सबको अगर आप ऐड करते हो, सो आई विल बी राइटिंग देयरफॉर k प्लस 2k, 2k, 3k, 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k। दिस इज 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। आप सबको ऐड कर लो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8k प्लस 7, 8, 9, 10k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। 9k प्लस 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। k कॉमन, 9 प्लस 10k, ओके, k कॉमन 9 प्लस 10k इज इक्वल टू 1। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुमको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। So therefore 10k square plus 9k is equal to 1. So therefore 10k square plus 9k minus 1 is equal to 0. अभी क्या लग रहा है तुमको, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू हैव टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। therefore 10k square plus 10k minus 1k minus 1 is equal to 0. So therefore 10k, k plus 1 minus 1, k plus 1 is equal to 0. k plus 1, 10k minus 1 is equal to 0. k plus 1 is equal to 0 और 10k minus 1 is equal to 0. k is equal to minus 1 और 10k is equal to 1. k is equal to 1 upon 10. यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस k cannot be negative, thus k is equal to 1 upon 10. मुझे मिल गया मेरा आंसर विच इज k is equal to 1 upon 10। हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, दैट इज a। हमको k की वैल्यू ढूंढनी थी तो हमने k की वैल्यू ढूंढ ली है, a वाला पार्ट मेरा सॉल्व होता है। अभी b वाला पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, p of x लेस देन 3। सो बी वाले पार्ट में बोला है p ऑफ x विच इज लेस देन 3। कैसे आएगा, लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, सो p ऑफ x लेस देन 3 फॉर दिस क्वेश्चन इज p ऑफ x इज इक्वल टू, आप देखो 3 से कम कौन से वैल्यूज है, 1 और 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। 1 और 2 की वैल्यूज क्या है, k और 2k, सो k प्लस 2k which is 3k which is equal to 3 into 1 upon 10 which is equal to 3 upon 10। हो गया मेरा आंसर। तुमको समझ आ रहा है why I said कि this is very simple। And the third part, p of x is greater than 4। So third C part, sorry, p of x is greater than 4। क्या आएगा greater than 4 में, 4 से ऊपर 5, 6 and 7। So I'll be writing over here p of x is greater than 4 which is equal to p of x is equal to 5, p of x is equal to 6 plus p of x is equal to 7। x is equal to 5 क्या होगा हमारे पास, k स्क्वायर 2k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, 10k स्क्वायर प्लस k is equal to 10 into 1 upon 10 the whole square plus 1 upon 10 is equal to 10 into 1 upon 100 plus 1 upon 10। यहाँ पे आएगा is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 10 is equal to 2 upon 10 is equal to 1 upon 5। मिस्टेक होने का चांस किधर है,
फ्लो में क्या हो जाता है 1/10 प्लस 1/10। मैम ये तो 2/20 आता है ना, बहुत सिली एरर है। पर आपको याद रखना है जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर आपको एक ही बार लिखना होता है, ऊपर का आप ऐड करो बट नीचे का नहीं करना है, बहुत सिली एरर है। और आप अभी देखोगे वीडियो तो आपको लगेगा मैम ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है। बट क्योंकि यू आर इन अ एनवायरमेंट वेयर मे बी यू आर एट योर प्लेस और यू आर इन अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट, व्हेन यू गो टू योर एग्जाम हॉल दिस इज अ ह्यूज एरर। ओके, सो आपको याद रखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यू नॉट सपोज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर्स, ओनली द न्यूमरेटर। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। ये हो गया मेरा सी पार्ट। सो एज यू सॉ यहाँ पे सारे जो सम्स है दोज आर वेरी सिंपल सम। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6A के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6A में बोला हुआ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, agent was paid 88,000 as commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer was rupees 32,000, how many computers did he sell? अभी एजेंट को 88,000 कमीशन मिला ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहली बात हमको दिया है क्या कि यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स उसने बेचे। अरे मैम अब क्या बात कर रहे हो, वही तो फाइंड करना है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड ही सेल। हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही सोल्ड बी एक्स कंप्यूटर्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द कंप्यूटर्स ही सोल्ड बी एक्स कंप्यूटर्स। उन्होंने यहाँ पे वैसे नहीं किया, सो लेट्स सी उन्होंने कैसे किया है। यहाँ पे उन्होंने हमको बोला हुआ है एजेंट वॉज पेड 88,000 रुपीज एज द कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 12.5%। कमीशन ऑलवेज गोज ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स रेट दिया है 12.5/100, टोटल सेल्स पता नहीं है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे इट इज 7,04,000, सो देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज 7,04,000 अपॉन 32,000। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 22 कंप्यूटर्स। अगर आपको ये समझ गया है इट इज ग्रेट। मैं अगर करना चाहूं या कोई ऐसा पर्सन रहेगा कि होगा कि मैम मेरे को तो ना यू नो आई एम वेरी कंफर्टेबल टेकिंग एक्स जस्ट लाइक मी, सो आई कैन से लेट the number of computers sold be x। बराबर है, हमको पता ही नहीं है उसने कितना कंप्यूटर बेचा है। आगे उन्होंने बोला है एजेंट वॉज पेड 88,000 एज द कमीशन ऑन सेल्स। क्या हमको सेल्स भी पता है क्या? नहीं, हमको सेल्स भी नहीं पता है। ऑन द कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। तो एक काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस we can take let sales be rupees x, उसको x ले लेते हैं। क्वेश्चन हैज सेड इतना कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन is equal to 12.5%. I would be writing therefore commission amount is equal to x multiplied by 12.5%, which is equal to x into 12.5 upon 100, which is equal to 125x upon 1000। अरे मैम ऊपर तो पॉइंट है, नीचे कैसे निकल गया? नीचे बेटा इसीलिए निकल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दिया ना, तो ऊपर से डेसिमल हटा दिया। सो 25 5s are 25 4s are 5x upon 40, which is equal to 1x upon 8. This is what, this is my commission amount. Also I have been given the commission amount. So commission amount which has been given in the question. Commission amount जो हमको दिया हुआ है it is equal to rupees 88,000. This is given. So since these two are equal, I will be saying therefore x upon 8 is equal to 88,000. So therefore x is equal to 88,000 multiplied by 8 is equal to rupees 7,04,000. This is what the sales amount. हमको sales कितना मिला? So I got the sales as rupees 7,04,000. सबको समझा है ये? अभी हमको बोला है प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, सो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर
हमको कितना मिला है एक कंप्यूटर के पीछे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एक कंप्यूटर, इट इज 32,000. सो देयरफॉर number of computers sold is equal to 7,04,000 upon 32,000. तो 3 0 कट, 1 2 3 0 कट, 704 अपॉन 32. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 22, जस्ट लाइक द वन वी गॉट. जिसको जो समझता है वो वैसे कर सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं. उन्होंने बोला है the publisher of a magazine wants to determine the rate of increase in the number of subscribers. Following table shows the subscription information for 8 consecutive years. Find the trend line by graphical method. अभी आप एक चीज नोटिस करना, ऊपर भी हमको एक ट्रेंड वैल्यू का सम था, ठीक है, यहाँ पे भी हमको एक ट्रेंड वैल्यू का सम है, वो भी 3 मार्क का था, ये भी 3 मार्क का है. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस दैट स्मॉल चैप्टर जिसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स है, ग्राफिकल मेथड है और मूविंग एवरेज है. The chapter is holding very much of importance. So just understand one thing कि उसमें से क्वेश्चन आता ही है. So आपको वो चैप्टर तो एकदम ही प्रॉपरली करके जाना है. ओके, एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो. फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड. हमको इस ग्राफिकल मेथड से फिट करना है. तो यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली, इफ यू सी वेरी केयरफुली ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको दिया हुआ है द पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन, हमको दिया हुआ है, हमने ग्राफिकल मेथड चालू किया. तो ग्राफिकल मेथड यहाँ पे होगा 12, 11, 19, 17, 19, 18, 20 एंड 23. यहाँ पे अगर आप देखोगे 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82 एंड 83. हमको यहाँ पे दिया है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ यू सी वेरी केयरफुली, 1976 के सामने आता है 12, तो 1976 के सामने देखो ये 12 को मार्क किया. 1977 के आगे आता है 11, तो यहाँ पे 11 को किया. यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे 19 आया अगेन, यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 23. सबको मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने यहां से एक सीधा लाइन बना दिया. बस दैट्स इट, यही करना है आपको. ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग इफ x follows Poisson distribution such that p of x is equal to 1 is equal to 0.4, p of x is equal to 2 is equal to 0.2, find the variance of x. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम कंफर्म आता है. पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म आएगा ही आएगा. सो प्लीज फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी. जब आप करोगे पॉइजन और बाइनोमियल को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो. एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बोला है एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.4. सो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज 0.4, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.2. हमको आगे दिया हुआ है फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स. हमको वेरिएंस ऑफ एक्स को फाइंड करना है. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है x follows Poisson distribution m. m का मतलब क्या होता है? फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर ऑल द अदर क्वेश्चंस फॉलोइंग Poisson distribution, m means mean as well as it means variance. pm of x is given by, हम x का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे. अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है. कैसे करेंगे? हम बोलेंगे x follows Poisson distribution with m. उन्होंने हमको बोला हुआ है p of x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, हमको बोला हुआ है इट इज 0.4. ठीक है, अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? तो e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.4. देयरफॉर e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.4. So therefore e raised to minus m into m is equal to 0.4. ये हो जाता है मेरा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड p of x is equal to 2, 0.2 होता है. So p of x is equal to 2 is equal to 0.2. e raised to minus m into m raised to x upon x factorial is equal to 0.2. Therefore e raised to minus m into m raised to 2 upon 2 factorial is equal to 0.2.
e raised to minus m into m square upon 2 is equal to 0.2. e raised to minus m into m square is equal to 0.4. ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन. अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 और 2 में इट इज गोइंग वेरी सिमिलर. सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. सो हम लिखेंगे e रेज टू m इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 अपॉन e रेज टू माइनस m इंटू m अपॉन 0.4. अभी ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया. सो देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ गए बच्चे लोग, इट इज 1. समझ गया सबको? ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट. सो m इज इक्वल टू 1. बोला है वेरिएंस ऑफ x, तो लास्ट में लिख भी देना है. डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर फाइनल आंसर्स. ओके ओके, चलो अभी हम लोग बी पार्ट पे जाएंगे. बी पार्ट में बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 4. हमको डेटा दिया हुआ है, हमको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है y ऑन x, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 4. अभी y ऑन x मतलब बी वाई एक्स फाइंड करना है. x और y का वैल्यूज दिया हुआ है विच इज 1, 2 एंड 3. x 1, 2, 3, y इसका टोटल ले लो, y 2, 1 एंड 6, 9. अभी स्टार्ट करने से पहले तुमको पता होना जरूरी है कि हमको ढूंढना क्या है. ठीक है. सो अगर आप देखोगे बी बाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. पर मैम हमको ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करना है. तो बेटा तुमको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, हमको मैम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है. एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ठीक है ना बेटा, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज योर कॉल, एब्सोल्युटली योर कॉल. आपको फर्स्ट फॉर्मूला फॉलो करना है या आपको सेकंड फॉर्मूला फॉलो करना है, आपको जो फॉर्मूला फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो. देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉर्मूला विच यू आर कंफर्टेबल विद. इट्स ओके, तो फॉलो दैट फॉर्मूला. ठीक है. फॉर मी आई वुड बी फॉलोइंग द सेकंड फॉर्मूला बिकॉज आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल फॉलोइंग दैट फॉर्मूला. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बार विच इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन विच इज 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. मैम एन 3 कैसे आया, देखो कैलकुलेट करो बेटा. 3 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 3 आएगा. y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन एन विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3. हो गया. अभी आप देखो फॉर्मूला में क्या है, एक्स वाई चाहिए. तो चलो एक्स वाई ढूंढते हैं. एक्स वाई 2, 2, 6 3 18, 22 आया. उसके बाद आपके पास है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. चलो करते हैं 1, 4, 9, 40. अभी क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करो भाई. समेशन ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या है, इट इज 22 अपॉन 3 माइनस व्हाट इज एक्स बार, इट इज 2, व्हाट इज वाई बार, इट इज 3, व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज 14, व्हाट इज एक्स बार, तो इट इज 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू. यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 22 अपॉन 3, 3 6 18, 19, 3 6 18, 3 7 सॉरी 3 7 21, एक बचा अपॉन 3 1 3, या तो फिर इट्स गुड यू कैन डू लाइक दिस 22 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 14 अपॉन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 22 माइनस 18 अपॉन 3 अपॉन 14 माइनस 12 अपॉन 3. क्या किया मैंने भाई, एलसीएम निकाला. डिनोमिनेटर नहीं है ना 6 के नीचे, तो बस उसका डिनोमिनेटर लाया, एलसीएम निकाला मैंने. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं है, एलसीएम किया मैंने.
एलसीएम समझता है तो एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी आप ये 3 और 3 को कट कर डालोगे तो क्या बचता है 4/2 which is equal to 2. So what is my byx when x is equal to 4 is equal to 2. अभी हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन of y on x. Regression equation of y on x. तो हम यहां पे लिखेंगे when x is equal, नहीं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अभी कैसे सॉल्व करना है इसको, सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करो। y बार का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, तो y बार इज 3, व्हाट इज बी वाई एक्स 2, व्हाट इज x बार इज ऑल्सो 2, so y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अभी आप लिखोगे when x इज इक्वल टू, मुझे x की वैल्यू दे दी है 4, सो हम यहां पे लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज माई आंसर। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, कोई भी डाउट डिफिकल्टी नहीं आ रहा है अभी तक। चल द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग टेबल। अभी देखो, आप अगर देखोगे ना वैल्यूज 12, 14, 20, 12, 10, 15, 18, 21, 12, 20, this is my personal suggestion, it is always better to avoid as much calculation as you can, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में एक नंबर का भी एरर होता है ना तो तुम्हारा पूरा सम गलत जाएगा इन मैथ्स 2। सो अगर आपके पास ऑप्शन है तो कैलकुलेशन वाले सम्स को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, नहीं है ऑप्शन ही नहीं है तो डेफिनेटली डू, ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हो, बट अगर ऑप्शन है तो ट्राई टू अवॉइड इट, यू रियलाइज इट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, ठीक है, देखिए अभी हमको यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर के वैल्यूज दिया हुआ है, प्राइस एंड क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी दिया हुआ है। मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला क्या है, एडवर्थ का फॉर्मूला P1Q0 प्लस P1Q1 P0Q0 अपॉन P0Q1। जो चार वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वो चारों वैल्यूज यहाँ पे ढूंढने हैं। P1Q0 मतलब आप ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको P1Q0 मिलेगा। देखो 20 इंटू 18 360, 12 इंटू 21 252, 10 इंटू 12 120, 15 इंटू 20 300 हो गया। चल नेक्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, P0Q0 ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, 12 20 240, 14 12 168, 8 10 80, 16 इंटू 15 240। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, द नेक्स्ट थर्ड कॉलम P1Q1 ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते जाओ, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद द लास्ट कॉलम इज P0Q1, सो P0 एंड Q1 फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया वो लास्ट कॉलम। सबका आपको टोटल लेना है। अभी आपको दिखता रहेगा यहाँ पे कि मैम ये कितना कैलकुलेशन है, यस ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट आई सेड कि व्हेन द कैलकुलेशंस आर वेरी 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 हाई, ओके। उसके बाद अप्लाई मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला P1Q0 प्लस P1Q1, यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखे मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करने के बाद आई गेट द आंसर इज 141.03, दिस इज माय आंसर। आगे कुछ भी आपको लिखना नहीं है, नो यूनिट, नो परसेंटेज, नथिंग, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन होता है सी क्योंकि इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ओके। रिमेंबर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको बॉक्सेस का आंसर नहीं लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जहां जहां बॉक्स है वहां वहां बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि समझ आए सामने वाले को कि फाइन दिस इज द बॉक्स, दिस इज द आंसर। समझ गया तुमको?
हमको बोला है 6 jobs are performed on machine M1 M2 respectively, time in hours taken by each job on each machine is given below. जॉब्स दिया है, मशीन दिया हुआ है, हमको उन्होंने ऑलरेडी सीक्वेंस भी दे दिया है, हमको सिर्फ मशीन का इन और आउट में एक दो वैल्यूज ढूंढना है। अभी जो इसका आउट होता है वही इसका इन हो जाता है, तो यहाँ पे इन क्या है 2। कैलकुलेट किया, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 42 है। रूल बोलता है कि जो हायर वैल्यू है वो आपको सिलेक्ट करना है। 38 और 42 में विच इज हायर? 42। मैम ऊपर में ऐसा क्यों नहीं किया? ऊपर में भी देखो ऐसा किया हुआ है, देखो 8 और यहाँ पे 8 क्यों लिखा है? क्योंकि पहले मैंने 8 और 5 को कंपेयर किया। 8 और 5 को कंपेयर करने के बाद क्या मिला मुझे? 8 इज हायर। उसके बाद 16 और 10 को कंपेयर किया तो 16 इज हायर। 25 और 22 को कंपेयर किया, 25 इज हायर। 35 एंड 31 को कंपेयर किया, 35 इज हायर। सो आई बिलीव कि सबको पता है यहाँ पे कि क्या चल रहा है। जो हायर वैल्यूज है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 42। वंस दिस इज डन, टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स टाइम मतलब मेरे पास कितना टाइम है? इट इज 43 आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन 1 43 minus 2 42 which is 1. आइडल टाइम फॉर मशीन 2 M2 is how many hours? अभी आप कैसे ढूंढोगे? देखो यहां पे मेरे पास टोटल टाइम कितना है? 43। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? अगर आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट शैल आई माइनस? 43 माइनस मशीन 2 के क्वेश्चन पे जाना है, सारे वैल्यूज को आप ऐड कर दो। 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये सबको आप अगर ऐड करोगे और उस 43 में से सबट्रैक्ट करो, माइनस यहां पे आएगा 8 एंड 17 18 19 20 26 27 2 3 37 6 आवर्स। मैम ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना है? नहीं, आपको क्या दिखाना है? सिर्फ ये 6 आवर्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। अभी आगे जाते हैं। उन्होंने बोला है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। ओ बच्चे लोग, सक्सेस मतलब बाइनोमियल का सम आ गया। डबलेट आना वो मेरा सक्सेस है। जब भी मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी मेरा मेन फोकस होगा सक्सेस के ऊपर। मैंने डाइस को कितनी बार फेंका है? 3 बार, तो मेरा एन हो गया 3 बार। एक्स क्या है मेरा? नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज डबलेट। क्या फेंका है मैंने? डाइस को फेंका है, पेयर ऑफ डाइस को फेंका है टू बी रियल। तो पेयर ऑफ डाइस मतलब कहना इसे वो 36 इवेंट्स आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 so on and so forth। जब भी वो 36 इवेंट आते हैं उसमें मुझे क्या चाहिए? व्हाट इज माई सक्सेस? डबलेट चाहिए। सो डबलेट कितनी बार आते हैं? सो डबलेट टोटल 6 टाइम्स आते हैं। ऑन हाउ मेनी टाइम्स? ऑन 36 टाइम्स। So getting a doublet is my success from the pair of dice when it is thrown. 6 times I get a doublet. That is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. 6 बार आया, total 36. So my P becomes 1 upon 6. तो मेरा P की जगह पे मैं लिखूंगी 1 upon 6. What is Q? It is 1 minus P, which is 1 minus 1 upon 6, which is 5 upon 6. So Q आएगा 5 upon 6. X follows binomial distribution. Probability of getting at least 2 success means X is greater than or equal to 2. So X is equal to 2 plus X is equal to 3. अभी X is equal to 2 और X is equal to 3. मैम इसको कैसे करना है बच्चे लोग? फॉर्मूला. So it is NCX into P raised to X into Q raised to N minus X is equal to क्या? Plus NCX into P raised to X into Q raised to N minus X is equal to NCX का मतलब क्या होता है? यहां पे अगर आप देखोगे कैलकुलेशन, यहां पे x is equal to 2, x is equal to 3. अभी हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. So I will be writing over here n की जगह पे अगर आप देखोगे so my n is 3, x is 2, p is 1 upon 6 raised to 2
into q is 5 upon 6 raised to 3 minus 2 plus 3c3 p is 1 upon 6 raised to 3 into q is 5 upon 6 3 minus 3. 3c2 is 3, 1 upon 36 into 5 upon 6. 3c3 is 1 into 1 upon 216 multiplied by 5 upon 6 raised to 0 is equal to 3 ones are 3 12s are 5 upon 72 plus 1 upon 216. Any number raised to 0 is always going to be 1 only. अभी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 5 into 3 upon 72 into 3 will give me 216, which is equal to 15 plus 1 upon 216, which is 16 upon 216. अभी आप क्या करोगे, ये 16 upon 216 को जितना हो सकता है उतना आप डिवाइड करोगे. 16 upon 216 is equal to 2 8s are 108, 2 4s are 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 2 7s are. So it is 2 upon 27. आपको सिर्फ ये फाइनल आंसर दिखाना है, बाकी जो भी कैलकुलेशन किया है वो सब नहीं करना है. ये देखो इट इज 2 upon 27. सो मैम x इज इक्वल टू 2 में मैं क्या दिखाऊं, आप कुछ मत दिखाओ. यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, अगर x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3 है, तुमको दिया हुआ है. सो विल बी शोइंग 15 upon 216 प्लस 1 upon 216. I hope I'm very clear with this entire paper and I hope and I really wish कि तुमको समझ गया है ये. Any doubt, difficulty, problem, so you are supposed to contact me. यहाँ पे होता है पेपर सॉल्विंग खत्म for the board paper of 2023.